जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आवाज सीरीज एमए द्वितीय सेमेस्टर का हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य। तो आधुनिक हिंदी काव्य भारतेंद्र युग से लेकर के छायावाद युग तक पढ़ना है, जिसमें भारतेंद्र युग में महत्वपूर्ण है भारतेंद्र जी। छायावाद युग में जो महत्वपूर्ण है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आज हम पढ़ने के लिए आए हैं जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यहीं से हमारी नींव रखी जाती है। हम वैसे तो मैराथन की क्लास में ऑप्शनल क्लास लेते हैं, लेकिन आज जो हमारा पढ़ने का उद्देश्य है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला सवाल है कि छायावाद का नामांकन किस कवि ने किया है। तो छायावाद का नामांकन किस कवि ने किया है? मुकुटधर पांडे ने किया है। ये सवाल ऑप्शनल में आ सकता था कि छायावाद नामांकन किस कवि ने किया है, तो मुकुटधर पांडे ने किया है। फिर सवाल है दूसरा नंबर की छायावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप आविर्भूत हुआ है। तो द्विवेदी युग की इतिवृत्ति प्रधान गद्याभास देने वाले बहुमुखी स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का अभिप्राय हुआ है। अब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा आधुनिक काल है या आधुनिक हिंदी काव्य है, आधुनिक हिंदी काव्य जो है 1857 या 1850 से लेकर के समझ लीजिए कि आज तक है। तो उसमें कई जगह पे विभाजन हो गया है, जैसे कि 1857 से लेकर के 1900 तक भारतेंद्र युग आता है। उसके बाद 1900 से 1920 तक या 1918 तक द्विवेदी युग आता है, और 1918 से 1936 तक जयशंकर प्रसाद जी का छायावाद युग आता है। उसके बाद प्रयोगवादी युग आता है, प्रगतवादी युग आता है। उसके बाद नई कविता आती है, फिर सठोत्तरी कविता आती है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम आपको बता रहे हैं। फिर छायावाद का आरंभ किस कवि की रचना से माना जाता है। तो छायावाद का आरंभ किस रचना से कवि से माना जाता है, यह बहुत विवादास्पद है, लेकिन 1918 में प्रकाशित प्रसाद की रचना झरना अधिकांश आलोचक छायावाद आरंभिक रचना मानते हैं। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने इस रचना का छायावाद के प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है। छायावाद की किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रेम, प्राकृतिक प्रेम, मानवता, विद्रोही की भावना और राष्ट्रीयता। देख लीजिए इसमें सवाल इस तरीके से आएगा जैसे हमारे पिछले सवाल में आया था। मेरे हाथ में एमए का पेपर है और उसमें ऐसे ही सवाल पूछ लिया है कि कौन सी भाषा है, कौन सा प्रेम है, कौन सा क्या है। तो अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, उसका सही उत्तर दे के आइएगा। प्राकृतिक प्रेम, मानवतावाद, विद्रोही भावना और राष्ट्रीयता। क्या चीज़? राष्ट्र। क्योंकि उस समय भारत देश में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों का विद्रोह चल रहा था और इसीलिए माना जाता। जैसे कि एक सवाल आया है अभी कल का जो पेपर हो गया है उसमें, जिसमें का आप देख लीजिए किस तरीके से दिया गया है कि कवि देव की रचनाओं का प्रभाव दिखाइए। भक्ति आंदोलन, दरबारी, लोक जीवन, आधुनिकता। तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो आपको जवाब किस तरीके से देना है समझ लीजिएगा। फिर छायावाद की समय सीमा का निर्धारण कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काव्यधारा का प्रारंभ 1918 जयशंकर प्रसाद जी की झरना कविता से लिया गया है, जिसे स्वीकारा है। इस काव्यधारा का अवसान 1936 मतलब जो खत्म हुआ 1936 में माना जाता है। फिर छायावाद का स्थूल प्रकृति सूक्ष्म का विद्रोह किसका कथन है? नागेंद्र का है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आईएमपी में डाल लीजिए। वेरी इम्पॉइंटेड है, वेरी इम्पॉइंटेड है। उसके बाद सवाल है कि छायावाद के चार स्तंभ किन किन कवियों को माना जाता है। तो चार स्तंभ, ये सवाल अपने दिमाग में डाल लीजिए, कहीं ना कहीं फंसेगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं। अगर महादेवी वर्मा जी के बारे में पूछा जाए तो महादेवी वर्मा जी को भी कहा जाता है कि ये आधुनिक काल की मीरा है या छायावाद की मीरा है, तो इनको मीरा के नाम से भी जाना जाता है। फिर छायावाद की कलावधि में कब से कब मानी जाती है। तो छायावाद की जो समय अवधि है वो 1918 से लेकर 1936 तक मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के प्रगतिकार हैं। तो ये द्विवेदी युग के हैं। गुप्त जी ने किस छंद का प्रयोग किया? हरगीत का छंद का प्रयोग किया है। हालांकि हरगीत का जो सवाल है ये हमारे पेपर में आ सकता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिर सवाल है कि गुप्त जी ने मेघनाद वध किस छंद में लिखा है। तो अंतुकाद छंद में लिखा है। पंत जी का लोकायतन महाकाव्य किसके जीवन पर लिखा गया है। तो ये महात्मा गांधी के नाम पर लिखा गया है। और इससे अभी एक सवाल आगे चलकर और बनेगा। पल्लव की भूमिका में छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा? दीनानाथ ने कहा है। महादेव का प्रथम काव्य संग्रह निहार का प्रकाशन वर्ष है 1930 में। जो निहार काव्य है ये 1930 में आया।
अगर इनकी पहली कविता पूछी जाए तो 1930 नहीं है, क्योंकि यह अभी आगे चल के आपको पाठ्यक्रम में इसका सवाल मिलेगा। फिर साकेत प्रबंध काव्य में किन्हीं दो पौराणिक पत्रों का महत्व दिया गया है? उर्मिला एवं लक्ष्मण। देखिए साकेत जो है, साकेत उर्मिला के लिए लिखा है और मैथिली शरण गुप्त जी ने। और उसके बाद अगर यशोधरा की बात की जाए तो वो यशोधरा के लिए लिखा गया है, जो महात्मा बुद्ध की पत्नी है। फिर सवाल आता है जयशंकर प्रसाद के जन्म और मृत्यु में उल्लेख कीजिए। तो उनका जन्म 30 जनवरी 1991 में, मृत्यु 15 जनवरी 1937 में हुआ था। ये सवाल आ भी सकता है और आ भी नहीं सकता है। हालांकि हमको अगर याद करना हो तो बहुत कायदे से याद करेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के जयदा विक्रेता के वहाँ हुआ था 30 जनवरी 1989 में, जिसकी बहुत कष्टकारी जीवन रहा। लास्ट में इनकी मृत्यु जो हुई वो 1937 में हो गई। फिर महादेव वर्मा किस युग की कवित्री हैं? छायावाद युग की हैं। जयशंकर प्रसाद की किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया गया? इंदु। इंदु, इन्होंने एक इंदु पत्रिका चलाई थी। फिर मैथिली शरण गुप्त के प्रथम काव्य कीर्ति कौन सी है? रंग में भंग 1909 में। मैथिली शरण, देखिए प्रथम कविता अगर कोई पूछ रहा है तो वो जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर फंसाने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। फिर मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध काव्य कीर्ति कौन सी है? भारत भारती है। कौन सी है? भारत भारती। माना जाता है एक समय भारत भारती जब मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा तो लोगों को हिंदी सीखने के लिए मजबूर कर दिया, इतनी अच्छी इनकी काव्य कीर्ति है। फिर मैथिली शरण गुप्त द्वारा कितने महाकाव्यों की रचना हुई? तो 2 हुई हैं, एक साकेत और एक द्वापर। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगर सवाल आ जा रहा है तो मैथिली शरण गुप्त जी को भी बिना देखे आप मार सकते हैं। फिर सवाल क्या है? सवाल है कि आपके पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी कविताएं संकलित हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2 कविताएं, 3 कविताएं हैं। 2 और प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखियों मुझको कहकर जाते, कहते हैं क्या दुख पाते, ये यशोधरा से है, जो कि महात्मा बुद्ध के जाने के बाद की कविता है। फिर रुदन का हंसना ही तो गान है, यशोधरा की कविता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं को नामोल्लेख कीजिए। तो गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं अग्रलिखित हैं। जयद्रथ वध है, रंग में भंग है। रंग भंग इनकी पहली कविता है। जो सबसे प्रसिद्ध कविता भारत भारती है। हमारे पाठ्यक्रम में जो कविताएं आई हैं वो हैं यशोधरा, यशोधरा और दोनों ओर प्रेम पलता है। फिर भारती, तिलोत्तमा, चंद्रहास, पंत्रावली, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, नहुस, कुणाल गीत, झंकार, पृथ्वीपुत्र, करबला, विशेष वेदना आदि। आज के जो पिछला पेपर निकल गया है उसमें हमने एक छोटी सी गलती की थी कि हमें लगा था कि जो कविताएं आती हैं उससे अब नहीं पूछा गया, लेकिन लगभग 4 प्रश्न पूछ लिए, जिसमें से पहला प्रश्न पूछा था मेरी भव आधार और राधा नागर सोए, ये किसकी पंक्ति है? तो ऐसे भी सवाल आपके अभी कराएंगे, थोड़ा सा समय दीजिएगा। सवाल नंबर 25, मैथिली शरण गुप्त मंगला प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार जो है साकेत नामक रचना पर मिला। और साकेत नामक रचना किसके ऊपर आधारित है? उर्मिला और लक्ष्मण पे। अगर सवाल आ रहा है कि साकेत नाम की रचना किस पे आधारित है तो उर्मिला और लक्ष्मण पे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ? मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 उत्तर प्रदेश के छीर गांव में हुआ था। हालांकि यही सवाल कल आ गया था कि केशवदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर था ओरछा में। फिर प्रसाद के काव्य संसार पर प्रकाश डालिए। हम जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों को समग्र विकास में 3 चरणों से विभाजित करें पाएंगे। चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक और झरना पहले चरण में आते हैं तथा कमायनी तीसरे चरण में लिखी गई है। चित्राधार के ब्रजभाषा कविता में संकलित कनन कुसुम की रचनाओं और इतिवृत्तात्मक महाराणा महत्व का यह कृति अतुल्यकांत छंदों में लिखा गया है। प्रेम पथिक के भाव प्रवृत्ति के विस्तार दिखाई देता है। झरने में छायावत का आरंभ माना जाता है। आशु प्रसाद जी के अंतिम और विरह काव्य लाहर प्रसाद के अनेक प्रतिनिधि गीत में संकलित कमानी सर्वगपूर्ण जीवन दर्शन, नारी पुरुष का संपूर्ण चित्र और नवीन परिस्थितियों का व्यापक निरूपण है। मैं अगर बता फिर सवाल नंबर 28, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना मेघदूत कहलाती है? तो कामायनी जो है वो मेघदूत से इनकी तुलना की जाती है। किससे की जाती है? मेघदूत से। फिर सवाल नंबर आ जाए 29, प्रसाद जी की कौन सी काव्य कीर्ति कवि जीवन की चरम उपलब्धि है? तो जो चरम उपलब्धि है, जिसको बहुत ऊपर लेकर गई, वो है इनके जीवन में कामायनी महाकाव्य प्रसाद जी के जीवन का चरम उपलब्धि है।
सवाल नंबर आ जाए 29। प्रसाद जी की कौन सी काव्य कृति जीवन की चरम उपलब्धि है? तो कामायनी है। प्रसाद जी की पहली रचना कब प्रकाशित हुई? तो कब जयशंकर प्रसाद की पहली रचना 1906 में भारतीय पत्रिका में कलाधार उपनाम की प्रकाशित हुई। तो ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जहाँ पे प्रसिद्ध, जहाँ पे अंतिम, जहाँ पे पुरस्कार से कुछ जुड़ा हो, वहाँ पे भूलिएगा नहीं। फिर किस काव्य कीर्ति में प्रसाद जी मंगला प्रसाद प्रतिष्ठित प्रदान किया है? तो प्रसाद जी के महाकाव्य कमानी में विशेषता ध्यान रखकर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। अब एक बात और देख लीजिएगा, अभी जो मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है वो मैथिली से गुप्त को मिला था साकेत में। अब यहाँ पर किसको मिल रहा है? जयशंकर प्रसाद जी को मिल रहा है, वो भी किस महाकाव्य में? कमायनी महाकाव्य में। तो कमायनी मेघदूत भी कहा जाता है। निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार निराला का जन्म माघ शुक्ल 11 संवत 1955 तदनुसार 29 फरवरी 1999 में राम सहाय तिवारी के घर में हुआ था। श्रेष्ठवादी आलोचक आचार्य नंद द्वारा वाजपेयी के अनुसार सन 1911 में निराला जी का विवाह रायबरेली जिले में डलमऊ नामक स्थान निवासी रामदयाल दुबे की पुत्री मनोहरा देवी के से संपन्न हुआ। निराला जी की पुत्री सरोज का विवाह 1930 में और शिवशेखर त्रिवेदी के साथ हुआ। लंबी बीमारी के बाद 1935 में सरोज की मृत्यु हो जाती है और निराला जी डूब भी जाते हैं। इन्होंने लिखा है, सरोज स्मृति नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द भरी बातें लिखी है, जो देहावसान के बाद 15 अक्टूबर 1961 में रविवार की चित्रा कमला शंकर दरंग दारागंज इलाहाबाद वाले मकान में प्रातः 9:23 पर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हमारा सवाल आता है कि निराला के साहित्य साधना पर कृति का लेखन किया गया है। इसका लेखन कितने खंडों में किया है? निराला की साहित्य साधना कृति में का लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया है। इसका लेखन 3 खंडों में किया है। निराला जी के कवि जीवन का प्रारंभ किस कविता से हुआ? तो निराला जी के कवि जीवन का प्रारंभ 1916 में प्रकाशित उनकी कविता जूही की कली से हुआ। देख लीजिए, यही सवाल फंसाएगा, जहाँ पे प्रथम प्रसिद्ध पुरस्कार, 3 चीज़ें तो भूलेगा नहीं। फिर जूही की कली, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, बादल युग, जागो फिर एक बार, कविताएं निराला जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये काव्य संग्रह पूछ रहा है तो परिमल संकलित है, 1930 में प्रकाशित किया गया। और 1930 में ही अभी हम निहार पढ़ रहे थे जो कि महादेवी वर्मा जी का है। फिर सवाल आता है कि निराला के लोकोन्मुखता पर प्रकाश डालिए। तो निराला यद्यप छायावादी के कवि थे, लेकिन प्रगति की चेतना पर उनका अंतःकरण बहुत पहले ही हो गया था। निर्धनों और पीड़ितों के शोषित में विषय बनना उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। इसी उद्देश्य पैकर्ता के कारण लोकोन्मुख रचना के रूप में गिने जाते हैं। भिक्षुक, विधवा, तोड़ती पत्थर आज कविताएं उनकी उक्त प्रवृत्तियों में पूर्णता व्यंजित करती है। उदाहरण भिक्षुक कविता और अंश देखा जा सकता है। वह आता 2 टूक कलेजे करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक। ये एक इनकी कविता है जिसका नाम है चल रहा लकुटिया टेक, जिसमें एक भिखारी के बारे में दर्शाया गया है। फिर राम कथा पर आधारित निराला जी की रचना का क्या नाम है? राम की शक्ति पूजा। और सबसे प्रसिद्ध इनकी एक कविता रही है राम की शक्ति पूजा। और इनकी एक कीर्ति है जिसको कहा जाता है सांप झाड़ने का जो कुकुरमुत्ता है। तो ये सब इनको व्यंग्यकार जो हैं वो आचार्य शुक्ल जी थे इस बात के। फिर पुत्री की मृत्यु के उपरांत निराला जी ने शोक गीत लिखा, सरोज स्मृति, हम अभी बता भी रहे थे आपको। फिर पंत जी के सोवियत लैंड नेहरू कब प्रारंभ हुआ? संत पंत जी ने 1965 में काव्य कीर्ति लोकायतन पर सोवियत लैंड पर नेहरू पुरस्कार हुआ। पंत जी ने किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वो मिला था काला और बूढ़ा चांद। पंत जी को 1961 कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जहाँ पर पुरस्कार है, जहाँ पर पहली कविता है, वहाँ को दम छोड़ना ही नहीं है, उसको IMP में डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। तो पंत जी का कौन सा महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है? तो पंत जी का लोकायतन महाकाव्य लोक जीवन के महाकाव्य है। महाकाव्य 1964 में प्रकाशित हुआ। फिर हमारा सवाल नंबर 42 आ जाएगा। सवाल नंबर 42 है कि पंत जी के काव्य की भाषा पर प्रकाश डालिए। और कल इसी पे सवाल खूब आए, पेपर जो हमारा हो चुका है देख लीजिए, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। पेपर में जो सवाल 70 नंबर है, केशवदास की प्रमुख भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। इधर बिहारी लाल की किस प्रकार के काव्य के लिए प्रसिद्ध है? मुक्तक काव्य।
ये कल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इससे भी सवाल बन सकते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए कि पंत छायावत के प्रमुख कवि हैं। पंत में व्यक्तित्व की तरह से उन्हें काव्य भाषा में अद्भुत मधुर्य से युक्त हैं। अब मधुर से युक्त है, अब कहने का मतलब अगर अगर कोई प्रकार का पूछ रहा है कि मधुर है कि ओजस है कि प्रसाद है, तो हमको मधुर का लगाना है। व्याकरण में स्वच्छंदता, भाषा चयन में शब्द विन्यास में नवीनता, भाषा का शिष्ट परिष्कृत कलापूर्ण प्रयोग, लक्षणिक वैचित्र्य का प्रदर्शन, अवसरानुकूल ओज और प्रसाद गुण का प्रयोग। देख लीजिए, ओज और प्रसाद गुण का भी प्रयोग किया है। प्रकृतात्मक शैली का प्रयोग, अगर इनके तीनों गुण पूछे जाए तो ओज प्रसाद मधुर गुण भी है इनके अंदर। फिर पंत जी की काव्य कृतियों का नामोल्लेख कीजिए, तो पंत जी की रचना निम्नलिखित है। उच्छ्वास, देखिए बीड़ा इनकी प्रसिद्ध कीर्ति रही है। ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ग्राम्या भी इनकी प्रसिद्ध है। स्वर्ण धूल, स्वर्ण किरण, मधुवंचल, उमर ख्याम की रचनाओं का अनुवाद, युगपंथ, युतरा, त्रिड़ा, वाणी, कला, बूढ़ा चांद। अब देख लीजिए, इस में मिला था इनको पुरस्कार मिला था बूढ़ा चांद और किरण, वीणा, पौ फाटने से पहले, गीत, हंस, लोकायतन, महाकाव्य आदि। चुनी हुई कविताओं का संग्रह, पल्लविनी, आधुनिक कवि, रसीमबंध, चितंबरा, हरी बांसुरी, सुनहरे टेर, तारापंथ। फिर गद्य की कीर्ति, क्या है गद्य की कीर्तियाँ? हार, उपन्यास, 5 कहानियाँ, शिल्प और दर्शन, निबंधों की भाषा, वार्तालाप संकलन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, कालों का संस्कृत। फिर सवाल आता क्या है? काव्य रूपक, ज्योत्सना, रजत, शिखर, शिल्पी, उतारस्ती, काव्यात्मक, जीवन चरित्र, मैं और मेरा जीवन। फिर किस राज परिवार में पंत जी का घनिष्ठ संबंध था? तो ये सवाल भैया नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल जितने सवाल आए हैं, कवि पूछता है, फिर कवि के किस राज्य के से रहता है, किस राजा के वहाँ रहते थे। तो सवाल है कि प्रतापगढ़ जिले के कालांका राज परिवार के पंत जी का प्रांगण संबंध था, वो भी सन 1931-1940। पंत जी यहीं पर अवस्थित गंगा के किनारे नक्षत्र लोग नाम धारणी कुटिया में रहे। फिर सवाल नंबर 45, पंत के बचपन का मूल्य नाम क्या था? कल पूछ रहा था देव का मूल नाम क्या था, तो उनका नाम था देवदत्त मिश्र। आज ये पूछ रहा है कि सुमित्रानंद जी का मूल क्या नाम था, तो उनका नाम था गोसाई दत्त पंत। उसके बाद सवाल आता है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो पंत जी का जन्म 20 मई 1900 रविवार को अल्मोड़ा जनपद कसौनी नामक ग्राम में हुआ था। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अब देख लीजिए, काव्य संग्रह 1930 में निहार है। अभी इनकी काव्य कीर्ति आएगी तो शायद 1908 होगा। अभी देख रहे हैं यामा में महादेवी वर्मा की कुल कितनी काव्य कीर्तियों की कविताएं हैं? तो 4 हैं। निहार है, रसिम है, निर्जय है, संध्या गीत है। इस सवाल हमारा क्या आता है? सवाल हमारा आता है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को किस पत्रिका में संपादन किया गया है? चांद में। महादेवी वर्मा हिंदी का विशाल मंदिर बीड़ा पढ़ी किसने कहा? निराला जी ने कहा। महादेवी वर्मा, हाँ ये सवाल महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा दोबारा हम पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा जी को विशाल मंदिर की बीड़ा पढ़ी किसे कहा गया है? वो कहा गया है निराला जी को। फिर सवाल आता है महादेवी वर्मा को सप्तपड़ा में किस मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है? ऋग्वेद। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार भूमिका किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। महादेवी वर्मा की रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? यामा को मिला है 1940 में। ये महत्वपूर्ण सवाल है। यामा निहार 1930 में आई और पुरस्कार मिला 1940 में। मीराबाई की तुलना किस कविता से की? महादेवी वर्मा से। फिर आता है सप्तपर्णा किसकी रचनाओं का संग्रह है? महादेवी वर्मा का है। और महादेवी वर्मा की पहली कविता दिया कब लिखी गई? 1918 में। हम 8 की बात करें तो, लेकिन इसका सही आंसर 18 है। अगर देखा जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें से हम आपको ऑप्शनल पेपर बना के दे देंगे, वो भी मैराथन की क्लास में। तो आज यहीं तक मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद जय दोस्तों।